जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो हैं 6500 प्लस जो हमारी टीसीएस एमसीक्यू की बुक है एसएससी की, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और जिसके अंदर मैं आपको साइंस सॉल्व करवा रहा हूं और साइंस में हम फिजिक्स कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के साइंस के। देखिएगा यहाँ पर ये जो बुक है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल मिलेगी। इस बुक में सारा कंटेंट जो है टीसीएस द्वारा पूछा गया किसी भी परीक्षा में वो लिया गया है। बेहतरीन कंटेंट है, आप आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए इस बुक को मतलब जो है ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को और देखते हैं आज के कंटेंट में क्वेश्चंस का दम, और क्वेश्चंस के थ्रू जो है हम आगे की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। चलिएगा अभी आज का जो है फिजिक्स का सेशन चला हुआ है और फिजिक्स में क्वेश्चन जो है आज का सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल नहीं है, एज ए फैक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलिकुलर इज ऑल्सो कॉल्ड द लंडन फोर्स। देखिएगा लंडन फोर्स जो होता है, लंडन फोर्स वीकेस्ट, बहुत वीक फोर्स होता है, ये एक वीक फोर्स है, वीक फोर्स है, कमजोर बल होता है जिसको हम लंडन फोर्स बोलते हैं। देखिएगा इनमें से कौन सा लंडन फोर्स है, इसने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलिकुलर इज आल्सो कॉल्ड, कौन सा जो है लंडन फोर्स कहलाता है। देखिएगा डाइपोल डाइपोल मूवमेंट फोर्स नहीं भी ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स भी एक स्ट्रॉन्ग है, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन आपका डिस्पर्सन फोर्स जो है यानी कि प्रक्षेपण जो बल है ये एक वीक फोर्स है, और इस फोर्स को यानी कि डिस्पर्सन फोर्स को लंडन फोर्स कहा जाता है। आपको 3 ही फैक्ट याद रखने हैं, ज्यादा आपको साइंस के टर्मिनोलॉजी में नहीं पढ़ना है। लंडन फोर्स एक वीक फोर्स है, पहली बात। लंडन फोर्स को हम डिस्पर्सन फोर्स या प्रक्षेपण फोर्स कहते हैं। आपको ये ही बात याद रखनी है और कुछ इसके अंदर बात याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज स्पीड। तो इससे इजी क्वेश्चन में भी नहीं हो सकता। स्पीड क्या है, मैथ वाला स्टूडेंट भी बता देगा सर जी स्पीड जो होती है वो रेट ऑफ डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पीड बोलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यही इसका आंसर हो गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इन ए यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम जो है क्या कहलाता है ये भी मैं बता देता हूँ। इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। त्वरण जो है इसको हम बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन यानी कि सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है ये आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन कवरिंग द यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, किसी भी यूनिट डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वर्क होता है। क्या होता है, वर्क होता है। उसके बाद द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम नहीं होता, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से लेकर है। फ्रिक्शन फोर्स को मैं पहले बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा चुका हूं, फिर भी देख लीजिएगा। एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नहीं भी, ग्रेटर नहीं है, ये तो सबसे कम है, ये तो लोएस्ट है। रोलिंग सबसे कम है। मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक होता है, उसके बाद स्लाइडिंग होता है, और सबसे कम जो होता है वो आपका कौन सा होता है, रोलिंग होता है। कौन सा होता है बच्चा, रोलिंग होता है। तो आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, इसको गलत कीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी फ्रिक्शन फोर्स, मान के चलो कोई भी एक लिक्विड है, ये कोई भी सतह है, इससे जब कोई लिक्विड टकराता है तो लिक्विड और कोई भी सतह के बीच में ये जो फ्रिक्शन बनता है, फ्रिक्शन है क्या, किन्हीं भी दो सतहों के बीच अपोज करना, रेजिस्ट करना, फ्रिक्शन कहलाता है। तो लिक्विड या किसी भी चीज के बीच में जो ड्रैग होता है, इसका नाम ही बोल दिया मैंने ड्रैग। ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्रैग बोलते हैं। इट इज ड्रैग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन बनाया जाता है उसको हम ड्रैग बोलते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन है टीसीएस का। किसी भी परीक्षा में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी कि ड्रैग क्या होता है। तो ड्रैग जो है लिक्विड के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जाता है उसको हम ड्रैग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसमें क्वेश्चन पूछा करेक्ट से, तो पहला तो गलत है, दूसरा ठीक है। ओनली 2 इज द राइट आंसर, ओनली 2 इज द राइट आंसर, मतलब कि डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच लॉ ऑफ न्यूटन प्रोवाइड्स ए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन कौन सा लॉ जो है वो देता है। सबसे पहले न्यूटन के 3 लॉ थे, हम पहले कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट लॉ जो था इनर्शिया का लॉ था और जो एक्सटर्नल फोर्स की डिफाइन कर रहा था। देखिएगा फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किसको डिफाइन करता है, ये आपकी इनर्शिया को डिफाइन करता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है। और दूसरा जो है ये आपके एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताता है, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताता है। ये फोर्स के बारे में नहीं बताता, ये एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताता है। सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। सेकंड लॉ जो है ये सबसे पहले तो फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है, यानी कि एफ जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि फोर्स जो होता है वो फिजिक्स की माँ होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कौन सा लॉ डिफाइन करता है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ डिफाइन करता है। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है इम्पल्स को भी डिफाइन करता है, इम्पल्स। और वास्तव में इम्पल्स के ऊपर ही, यानी कि शॉर्ट टाइम का जो फोर्स है उसके ऊपर ही काम करता है आपका कौन भी सेकंड लॉ, यानी कि फोर्स इनटू में टाइम, इसको हम शॉर्ट टाइम फोर्स बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स मतलब आवेग के ऊपर भी काम करता है। थर्ड लॉ किसको डिफाइन करता है, थर्ड लॉ के बारे में भी आप याद रखिएगा, थर्ड लॉ किसको डिफाइन करता है। तो थर्ड लॉ जो है आपकी रिएक्शन को डिफाइन करता है, किसकी एक्शन का रिएक्शन होगा इसको डिफाइन करता है। और दूसरा ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन करता है, मोमेंटम यानी कि संवेग का संरक्षण। थर्ड लॉ एक्शन का जब रिएक्शन होता है तो उस टाइम पर जो संवेग जो होता है वो संरक्षित होता है, मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, इसको डिफाइन करता है। तो डेफिनेशन देख लीजिएगा कौन सा नियम किसको डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन इसने फोर्स से पूछा है तो फोर्स जो है वो सेकंड लॉ डिफाइन करता है। कौन सा लॉ डिफाइन करता है, सेकंड लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का नियम भी जो है आपके किसने दिया था, न्यूटन ने ही दिया था, बट फोर्स के बारे में ये नहीं बताता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता है। ठीक है, ये हम आगे करेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा उसमें। नेक्स्ट की तरफ देखिएगा, द रेंज ऑफ डैश फोर्स इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर। ये जो है ये 10⁻⁻16 मीटर है भाई, ये बहुत ही कम वैल्यू हो जाती है, ये वीक हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, इतनी कम वैल्यू का जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, वीक फोर्स होगा। अब देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो वीकेस्ट फोर्स है, इसको हम वीकेस्ट फोर्स ऑफ बोलते हैं, वीकेस्ट फोर्स। सबसे कमजोर बल जो होता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, यानी कि कैपिटल जी कहलाता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, ये जो है वैल्यू होती है। अब देखो 10⁻⁻16 और 10⁻⁻11, तो इसमें वीक कौन हुआ, वीक हुआ ये। तो सिंपल सी बात है, ये तो नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, क्योंकि इसका की वैल्यू तो ये होती है। लगभग सभी स्टूडेंट को इसकी वैल्यू का पता होता है, कैपिटल जी की वैल्यू का। अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। इधर अगर मैं बात करूं, एक ही ऑप्शन बचता है इसके अंदर, वीक न्यूक्लियर फोर्स बचता है। तो आपकी जो फोर्स जिसकी रेंज 10⁻⁻16 मीटर के बराबर होती है उसको हम वीक न्यूक्लियर कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। एक बात याद रखिएगा, वीक न्यूक्लियर कहते हैं इसको, लेकिन अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत बल कौन सा है, फोर्स कौन सा है, तो आपको आंसर करना है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, एटम का जो न्यूक्लियर होता है उसके अंदर जो फोर्स होता है उसको हम सबसे मजबूत बल मानते हैं, ठीक है। और सबसे कमजोर बल जो है वो ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ,
किसके चेंज की वजह से होता है? अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है अभी? वेलोसिटी में जो बदलाव है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? अगर आपसे वेलोसिटी पूछे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो आपकी वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है और टाइम सेकेंड होता है। इसलिए अगर आपसे कभी वेलोसिटी की यूनिट पूछे तो मीटर इनवर्स जो होगा वो वेलोसिटी की यूनिट होगी। अगर आपसे एक्सेलरेशन की यूनिट पूछे, यहां पर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन पूछे, तो वेलोसिटी मतलब मीटर बाय सेकंड, वेलोसिटी अपन टाइम, टाइम का एक और सेकंड यानी कि सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होगी वो यूनिट होगी किसकी भी? आपके एक्सेलरेशन की। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैं पहले भी बता चुका हूं, इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ, सबसे कम लेंथ जो होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पोजीशन, पोजीशन जो आप समझ ही सकते होगे। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम के बारे में भी याद रखना। मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास इनटू वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी जो होता है उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। मास इनटू वेलोसिटी, mv जो होता है वो आपका मोमेंटम होता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। ये सभी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्स हैं, एक ये है इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से दो फोर्स लग रहे हैं। देन अ मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो मैग्नीट्यूड जो होगा इनके ऊपर जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ऑन इट इज द डैश ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज। तो अब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं तो कौन से का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? मैग्नीट्यूड का मतलब किसका वजूद ज्यादा है। अब वजूद किसका ज्यादा है? परिमाण जिसको हम बोलते हैं, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? अब सिंपल सी बात है, मान के चलो यहां से 20 न्यूटन लग रहा है, यहां से 10 न्यूटन लग रहा है। अब मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? भी आप कहोगे कि सर जी इसका ज्यादा है, इसका 10 ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या कहूंगा? 20 में से 10 को घटा दूंगा, 10 न्यूटन ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड एक डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंस है। तो इसका मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? ये क्या है? डिफरेंस है। तो इट इज डिफरेंस, यह एक अंतर है। क्या अभी अंतर है? एक सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इसको थोड़ा अच्छे से जो है ध्यान से जो है देखना था कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, इजिली जो है इसका आंसर मिल जाएगा। एमटीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन जो है स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? अगर कोई भी चीज स्मूथ होगी, ज्यादा स्मूथ होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। कोई चीज रफ होगी, अगर कोई चीज रफ होगी तो आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। इन दो चीजों को आपको याद रखना है। स्मूथ की फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होगी, रफ की फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपका फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ सरफेसेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज डैश द अप्लाइड फोर्स। तो हमेशा क्या है? हमेशा जो आपका फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, बाधा है, या फिर आप ये कह सकते हो ये है एक अपोज है, ये अपोज है, अपोजिज फोर्स है। जब दो सतह एक दूसरे को अपोज करती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को तो हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो इट इज अपोजिज फोर्स। यह क्या है? यह एक अपोजिज फोर्स है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। तो ये एक अपोजिट फोर्स है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द साउंड ऑफ थंडर इज हियर्ड मच लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट इज विजिबल। यानी कि जो साउंड जो होता है वो बाद में सुनाई देता है, लेकिन लाइट पहले दिख जाती है। जब आपका लाइटनिंग होती है यानी कि बिजली कड़कती है, जब हम बारिश के अंदर देखते हैं तो पहले जो है आपकी लाइट आ जाती है, लेकिन साउंड बाद में आता है। उसका रीजन क्या है? अब देखिएगा भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज पहले कब पहुंचेगी? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगी। पहले कौन पहुंचती है? लाइट पहुंचती है। क्यों पहुंचती है लाइट ज्यादा? क्योंकि इसकी जो स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इधर जो आपका साउंड जो होता है, साउंड की स्पीड जो होती है वो लगभग मान के चलो 332 ही मान लेता हूँ मीटर पर सेकंड, एयर में ही मान लेता हूँ। अब देखो इनकी स्पीड में कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसीलिए पहले तो लाइट आ जाएगी
साउंड बहुत लेट सुनाई देगा, लाइट पहले आ जाएगी, साउंड बाद में सुनाई देगा, ठीक है। तो उसका रीजन जो है वो स्पीड में डिफरेंस है, पढ़ लीजिएगा। द स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। पहला ही ऑप्शन ठीक है, यानी कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम है, बिल्कुल ध्वनि की गति जो है बहुत ही कम है। द स्पीड ऑफ साउंड इज 3 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा तो नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड ट्वाइस, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ए ही इसका राइट आंसर है, आपको और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। नेक्स्ट को देखिएगा, विद व्हाट डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर। देखिएगा थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट वैसे हम जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, वैसे ही जब लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, यानी कि इट इज फोर्स, इट इज फोर्स। तो इसने क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विद द व्हाट ऑफ द डिवाइड द थ्रस्ट, थ्रस्ट को किससे डिवाइड किया जाए कि प्रेशर मिल जाए। तो मुझे पता है कि प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और फोर्स क्या है, यहाँ पर थ्रस्ट है, और थ्रस्ट को किससे डिवाइड किया जाए कि आपका क्या मिल जाए, प्रेशर मिल जाए। तो एरिया से डिवाइड किया जाए, किससे डिवाइड किया जाए, एरिया से डिवाइड किया जाए, तो हमें जो है प्रेशर मिल जाएगा। तो एरिया जो होगा इसका राइट आंसर होगा फोर्स या थ्रस्ट, ठीक है। हाँ, इसकी अगर यूनिट पूछे, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है, तो प्रेशर की यूनिट जो है वो आपकी पास्कल है, पास्कल है। और इसकी डेराइव्ड यूनिट अगर पूछे प्रेशर की, तो फोर्स की न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स जो है ये आपके पास्कल के बराबर होती है। ये बात आप याद रखिएगा, ये आपके प्रेशर की यूनिट बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें या फिर एयर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भी, जो एटम में एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर आपके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो बार होती है, क्या होती है, बार होती है। तो इन सभी यूनिट्स को याद रखना है कि किसकी यूनिट क्या है क्या नहीं है, तो मे भी आप प्रेशर इजिली समझ पाए होंगे। वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी कितनी जगह घेर रहा है उसको वॉल्यूम कहते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है, यानी कि जगह कम घेरना और मटेरियल ज़्यादा लेना, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। मास क्या होता है, मास किसी भी चीज़ में क्या मास है, ठीक है, उसके अंदर कितना मटेरियल है। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर कितने मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, 110 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Which of the following is a characteristic of conservative force? कंजर्वेटिव फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का अपव्यय होता है। वर्क डन बाई इट इन ए राउंड ट्रिप इज नेट जीरो, राउंड ट्रिप में अगर कोई चीज होती है तो उसका वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। वर्क डन बाई it depends upon path and work done by it is compulsory recoverable, यानी कि इसके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वह पूर्ण रूप से क्या होता है, रिकवरेबल होता है। तो देखिएगा कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो वर्क डन जो होता है वो फाइनल पॉइंट से, एक पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच का जो होता है उसको हम कहते हैं, उसमें जो फोर्स होता है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो उसका जो वर्क डन होता है बाई इट इज कंपल्सरी, जो कंप्लीटली जो है रिकवरेबल होता है, इसको पूर्ण रूप से रिकवर किया जा सकता है किसके भी, कंजर्वेटिव फोर्स के। तो इसका नाम ही क्या है, कंजर्वेटिव, यानी कि संरक्षिबल। संरक्षी का मतलब इसको संरक्षित कर रखा है, यानी कि इसका जो वर्क डन है वो हमेशा रिवर्सेबल है, इसको दोबारा जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना संरक्षण का मतलब क्या है, किसी चीज को हम संरक्षण कर देते हैं इसका मतलब उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड यूजिंग ए टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस से जो है वो किसका मतलब जो है एक डिवाइस है, भाई मैं आपको पहले बता देता हूँ। टॉर्जन बैलेंस इज ए डिवाइस, या फिर टॉर्जन बैलेंस से जो हम किसको मेजर करते हैं, इससे हम किसी भी चीज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि फोर्स को हम मेजर करते हैं टॉर्जन बैलेंस से। तो टॉर्जन बैलेंस से जो है डायरेक्ट आपको याद रखना है, हम जो है फोर्स को मेजर करते हैं,
फोर्स जो होता है आप सभी को पता होगा, फोर्स जो होता है वो फिजिक्स की माँ होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स होता है। इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो न्यूटन होती है, न्यूटन होती है। अगर सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं फोर्स की तो वो डाइन होती है, डाइन होती है। अगर मैं बात करूं एफपीएस यूनिट की, एफपीएस यूनिट की बात करूं तो ये जो है आपकी क्या होती है, पाउंड्स होती है। क्या होती है, पाउंड्स होती है। न्यूटन की यूनिट्स आपको याद रखनी है। और एक न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके अलावा अगर आपसे और यूनिट पूछे इसकी डेराइव्ड यूनिट क्या होती है तो मास की किलोग्राम होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये इसकी डेराइव्ड यूनिट बनती है। इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो m1 होता है, L1 होता है और T-2 जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है किसका भी, फोर्स का। तो फोर्स के बारे में जितने भी फैक्ट हैं आपको सभी पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। कोई भी फैक्ट जो है किसी से कभी भी पूछे जा सकती हैं। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब कौन सी अदिश राशि नहीं है। अदिश स्केलर क्वांटिटी वे होती हैं जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। देखिएगा वॉल्यूम, टेम्परेचर और टाइम, ये तीनों के तीनों स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन टॉर्क जो है एक फोर्स है और ये जो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं स्केलर क्वांटिटीज की, मेन स्केलर क्वांटिटी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, याद रखिएगा मैं यहीं पर बता देता हूं। एक होती है आपकी वर्क, वर्क जो होती है वेक्टर क्वांटिटी लगती है, कार्य लगेगा ऐसा कि इसके पास डायरेक्शन है, बस ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एक होती है इलेक्ट्रिक करंट, ये लगती कैसी है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपकी, आप कहोगे कि सर इसके पास डायरेक्शन होती है तो ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इधर मैं वेक्टर क्वांटिटी लिख रहा हूं, वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि जिसके पास जो है मतलब दिशा है, डायरेक्शन है। और अगर मैं बात करूं, जैसे आपसे कहेगा मास क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान एक स्केलर है। लेकिन अगर आपसे वेट की पूछना, वेट, वेट क्या है, तो वेट आपको बताना है, वेट जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट ग्रेविटी के ऊपर काम करता है और उसके पास एक पर्टिकुलर अपनी डायरेक्शन होती है, यानी कि ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर, तो ये एक स्केलर है। लेकिन अगर मैं कहूं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, तो ये एक वेक्टर है, क्योंकि यहां पर 10 जो है एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, डायरेक्शन का मतलब कोई ना कोई रिजल्ट है, ठीक है। तो इसके पास एक रिजल्ट है, एक अपना वजूद है, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। ये ऐसी यूनिट्स हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। जैसे कि एक डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसी यूनिट है, डिस्टेंस ये आपकी एक स्केलर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जितनी भी यूनिट बनती हैं वो सारी की सारी वेक्टर हैं, चाहे वो वेलोसिटी यानी कि वेग है, चाहे वो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है, चाहे वो फोर्स यानी कि बल है, मोमेंटम यानी कि संवेग है, मोमेंटम, इम्पल्स यानी कि आवेग है, प्रेशर यानी कि दाब है। ये सारी जो हैं आपकी कैसी राशि हैं, ये सारी की सारी वेक्टर राशियां हैं, ठीक है। इधर जो है आपकी कैसी हैं, स्केलर हैं। तो आपको याद रखना है स्केलर कौन सी होती हैं और वेक्टर कौन सी होती हैं। तो जैसे आप रट सकते हो तो रट लीजिएगा, वैसे मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको जो है थ्योरेटिकल पोर्शन में करवा चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट को करेंगे। among the which in among the following in which material the speed of sound is highest। स्पीड ऑफ साउंड जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है। चलिए स्पीड ऑफ साउंड का पूरा ही सिस्टम को हम सोल्व कर लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं, स्पीड ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं, साउंड भी किसी भी साउंड की जो स्पीड है, सबसे पहले आप सभी को पता होगा साउंड जो है वो किसी न किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, यानी कि इसकी स्पीड जो होगी वो मीडियम में होगी। स्पीड ऑफ साउंड जो है डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, ये जो है आपकी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी स्पीड ऑफ साउंड भी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट।
आप बहुत ही इजी तरीके से कर पाओगे स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? डेंसिटी हमेशा सॉलिड की ज़्यादा होती है। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में होती है, और उसके बाद किस में होती है? गैस में। ठीक है। डेंसिटी वैक्यूम की होती नहीं है, इसलिए वैक्यूम में जो है आपकी स्पीड जो है साउंड जो है ट्रैवल नहीं करेगी। अब आप कहोगे कि सर जी अगर मैं बात करूं सॉलिड में, तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? एन एवरेज अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको एक बात याद रखनी, केवल 5000 मीटर पर सेकंड के करीब। इसके ऊपर नीचे कोई भी वैल्यू मिले तो आप याद रखिएगा वो सॉलिड की जो है स्पीड है। नियर बाई लिक्विड की जो है 1500 के करीब जो है स्पीड होती है लिक्विड के अंदर। गैस में नियर बाई 340 के करीब जो है स्पीड होती है, याद रखिएगा। स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर, साउंड की स्पीड की यूनिट जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड की यूनिट जो होती है, यूनिट होती है वो आपकी मीटर पर सेकंड होती है। एक बात याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको डेसिबल जरूर देगा। क्या देगा? डेसिबल। और 90% स्टूडेंट ए ऑप्शन को ठीक कर देंगे कि स्पीड ऑफ साउंड की यूनिट क्या है? डेसिबल। नहीं, स्पीड की यूनिट नहीं है डेसिबल। डेसिबल जो है वो साउंड की इंटेंसिटी की यूनिट है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो है आपकी डेसिबल, ना कि आपकी जो है स्पीड की यूनिट है। ठीक है। अगर मैं बात करूं सर जी आपने बता तो दिया कि स्पीड ऑफ साउंड इसकी होगी, अगर सारे के सारे ऑप्शन सॉलिड आ जाएं तो, जैसे कि इसमें देखो, इसमें सारे के सारे ऑप्शन सॉलिड दे रखे हैं, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, किसकी स्पीड जो है कैसे मेजर करेंगे? वहां पर सॉलिड के लिए आपको याद रखना है कौन ज्यादा सॉलिड है। अब आप कहोगे सर जी कौन ज्यादा सॉलिड है, आप ही बता दो। तो मैं आपको दो तीन जो है एलिमेंट बता देता हूँ। जैसे सबसे सॉलिड जो होता है वो डायमंड होता है। डायमंड जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी डेंसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें स्पीड भी जो है वो 10,000 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल में होती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है इसकी डेंसिटी अच्छी होती है और इसमें स्पीड ऑफ साउंड भी जो है 6420 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद जो होता है आपका स्टील, स्टील में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 5960 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद होता है आपका आयरन। आयरन में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 5940 मीटर पर सेकंड होती है। इनको याद रखिएगा, इन चार में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। उधर गैस वाटर से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वाटर जो होता है वाटर से ही पूछा जाता है मेनली। वाटर में 1450 मीटर पर सेकंड नियर बाई यहाँ पर मिलेगा, ये होता है। हवा में पूछेगा तो हवा में ही पूछेगा। एयर में जो है 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। ये स्पीड ऑफ साउंड का कंसेप्ट होता है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है किस में ज्यादा है, तो आप देख सकते हो इसमें एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड जो है सबसे ज्यादा होती है 6420, 5960, 5940। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये रूम टेम्परेचर पर होती है। रूम टेम्परेचर का मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, रूम टेम्परेचर किसे कहते हैं? रूम टेम्परेचर जहां पर न ज्यादा सर्दी है न गर्मी है, बीच का मौसम है, उसको हम क्या कहते हैं? रूम टेम्परेचर बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये टेम्परेचर क्यों देता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर, या ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती है। कितनी? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर 0.6 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है बढ़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैंने आपके सामने लिखा है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी स्पीड जो है साउंड वो कितनी बढ़ेगी? 0.6। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये शायद मार्कर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो ये ले लेता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस और एक 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे हवा की बात करता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हवा में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है, और 25 डिग्री पर होती है 347 मीटर पर सेकंड। आप इनमें डिफरेंस देखो, 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है और 15 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। 1 डिग्री सेल्सियस जब आप निकालोगे तो 15/25 हो जाएगा, यानी कि 25 से यहाँ पर काटोगे तो 0.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और यही वैल्यू तो यहाँ पर है। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ऐसे आप जो है इसको सोल्व भी कर सकते हो।
तो ये जो है आपका क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड का कंसेप्ट होता है। मे बी जो है इसको आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, कहाँ पर कितनी होती है, ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउंड। साउंड के रिगार्डिंग जो है कौन सा जो है ठीक नहीं है। साउंड और नॉट, नोट कीजिएगा। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये तो बिल्कुल गलत है, पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया। साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में से ट्रेवल करेगी साउंड। साउंड कभी भी जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। 3 फैक्ट है, इनको जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो साउंड देखिएगा कई दफा क्वेश्चन आता है कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो उसमें पहले नंबर पर टंग मिलेगा, जीभ। तो आप सोचोगे हाँ बोलते तो हम जीभ से हैं, नहीं। बोलना या साउंड जो है वो वोकल कॉर्ड, यानी कि ये जिसको हम लैरिक्स बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, एडम्स एप्पल, लैरिक्स, ये सारे नाम है इसके, यानी कि यहाँ से बोल पाना संभव है। उसके बाद अप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, अप्रिय ध्वनि जो होती हैं उनको जो है नॉइस कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ज़्यादा अगर साउंड हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉइस कहेंगे। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है हर्ट्ज है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये नॉइस की डेफिनेशन है। ये साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है उसकी डेफिनेशन है। यानी कि 3 क्वेश्चन जो हैं आपके ऑप्शन से भी बन रहे हैं, तो आप इनको भी जरूर बनाएं, इनको भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Loudness of sound is proportional to the dash of the amplitude of the vibration producing sound. ध्वनि की जो प्रबलता प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के बराबर होती है। देखिएगा लाउडनेस किसके बराबर होती है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो लाउडनेस क्या होती है ये सुनिएगा। लाउडनेस ये आपकी वेव है। वेव के अंदर जो आपका ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ए। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ए। जितना ये ज्यादा उठेगा उतना ही आवाज तेज सुनाई देगी। आवाज तेज, एम्पलीट्यूड ज्यादा। यानी कि लाउडनेस जो है, लाउडनेस को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ये क्वेश्चन पूछ सकता है किस पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है आपकी कौन भी लाउडनेस। ठीक है, इसकी यूनिट देखिएगा, वो जो क्वेश्चन था ना, यूनिट ऑफ लाउडनेस जो ना, कि लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, तो लाउडनेस की यूनिट जो होती है ना वो आपकी डेसिबल होती है, जिसको हम डिब्बी में मेजर करते हैं। डेसिबल, डिब्बी। जैसे मैं बोल रहा हूँ लगभग 30 से 40 डिब्बी की साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिब्बी में जो है साउंड देखी जाती है। तो आपकी लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड के किसके बराबर होती है, तो लाउडनेस जो होती है वो बराबर होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। किसके बराबर होती है, लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। लाउडनेस के बारे में आपको याद रखना है, लाउडनेस क्या है, कितनी लाउडनेस है, कब लाउडनेस कहलाएगी, कब लाउडनेस नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलिएगा। What is the study of production and propagation of sound wave is called? यानी कि साउंड वेव की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट की स्टडी करते हैं। उसके बाद भी फोटोनिक्स जो होती है, फोटोनिक्स में भी लाइट है, लाइट की स्टडी करते हैं। इन दोनों को काट दो, ये दोनों लाइट से रिलेटेड हैं। तीसरा भी एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स वह फिजिक्स जिसमें हम खगोलीय, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का मतलब जो खगोलीय शास्त्र है उसका स्टडी करते हैं, ग्रहों की स्टडी करते हैं, उसको हम एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। तो ये भी कट गया। ऑप्शन नेगलेक्टिंग मेथड से मेरे को नहीं पता था इस आंसर का, लेकिन मैंने ऑप्शंस को काटकर इसका आंसर इजीली कर दिया। ठीक है, ऑप्टिक्स लाइट है, फोटो मतलब भी लाइट है, यानी कि लाइट को हम इसके अंदर देखेंगे। एस्ट्रो का मतलब जो ब्रह्मांड की जो साइंस है उसको हम एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। तो ये 3 ऑप्शन कट गए, एक ऑप्शन बच गया। मेरे को नहीं पता था कि जो है आपका अकोस्टिक्स क्या होता है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि जहाँ पर हम साउंड वेव्स की स्टडी करते हैं, जहाँ पर हम साउंड वेव्स की स्टडी करते हैं, उस साइंस को हम क्या कहते हैं, उस साइंस को हम जो है अकोस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकोस्टिक्स। न्यू क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
इफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट्स 10 ऑसिलेशंस पर सेकंड, 10 ऑसिलेशन पर सेकंड करता है, देन द फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है तो सिंपल सी बात है, 1 किलो हर्ट्ज में कितने एक्सेल जो है ऑसिलेशन होंगे, किलो हर्ट्ज में कितने ऑसिलेशन होंगे, तो आपको याद होना चाहिए किलो में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। कितने होते हैं, 1 किलो हर्ट्ज में। तो मेरे को हर्ट्ज में कैलकुलेट करने हैं ऑसिलेशन, तो ये कितने आ जाएंगे, ये जो है आपके 1000 हर्ट्ज आ जाएंगे। 1 किलो हर्ट्ज में कितने आ जाएंगे, 1000 हर्ट्ज आ जाएंगे। ठीक है भाई, मेरे को हर्ट्ज में जो है वैल्यू मिल गई है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, 10 ऑसिलेशन पर सेकंड में, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू, तो 10 जो है वो किस में, 1000 के रिस्पेक्ट में कितना होगा भाई, तो इससे ये काटोगे, 0 से 0 गई, तो 0.01 जो होगा ऑसिलेशन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो किलो हर्ट्ज किसके बराबर होगा, तो 10 के रिस्पेक्ट में जो है किलो हर्ट्ज जो है वो 0.01 के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। सीपीओ के एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, तो आपको जो है मे भी इसका आंसर मिल गया होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, वाइब्रेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस ओनली ओड हार्मोनिक्स। कौन सा जो है आपको ओड हार्मोनिक्स जो है प्रोड्यूस करेगा। देखिएगा ये जो है आपकी बांसुरी जो होती है, वहां से क्वेश्चन है। बांसुरी जो होती है, बांसुरी एक पाइप होता है और पाइप का एक एंड बंद होता है और बीच में जो है डॉट होते हैं। आपने पता होगा ये बांसुरी है आपकी, ये बांसुरी है, इस एंड को बंद किया जाता है, यहाँ से जो है हवा फूक की जाती है, यहाँ से, ठीक है, एयर फूक की जाती है, और यहाँ पर जो है आपके क्या होते हैं, होल होते हैं, 1 2 3 4, ये एंड बंद होता है, ये क्लोज एंड होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज एंड बोलते हैं, और इसी से ओड हार्मोनिक्स जो है बनती है। तो ये बांसुरी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बांसुरी में होता क्या है, इसके अंदर एक कॉलम जो है यानी कि लास्ट वाला जो होता है वो क्लोज होता है, एक पाइप होता है, बस इतना ही आपको याद रखना है। एन एयर कॉलम इन ए क्लोज ऑर्गन पाइप, ये ठीक है, इसका पहला ही ठीक होगा और कुछ नहीं करना। ए वाइब्रेशन स्टार्टिंग फिक्स टू एंड से स्टार्ट नहीं होती, एक एंड से स्टार्ट होती है। एन एयर कॉलम इज एन ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन नहीं होगा, ये एक साइड से बंद होता है, ओपन नहीं होगा, ठीक है, और दोनों के दोनों फिक्स एंड भी नहीं होंगे, एक ही फिक्स एंड होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, ए इज द राइट आंसर। एन एयर कॉलम इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में जो है एयर कॉलम होता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मे भी आप ना कर पाओ, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएससी सीपीओ के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका डिस्टिल वाटर जो होगा उसमें स्पीड कितनी होगी। अब मैंने कितनी बताई थी, मैंने आपको बताई थी नियर बाई 1500, नियर बाई 1500। इनको तो काट दो, यहाँ पर ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, अब बचते हैं दो, 1598 और जो है आपका 1498, दो वैल्यूज बचती हैं। इनमें से अगर आपको पता है तो दी बेस्ट है, इनमें से अगर पता है तो ठीक है भी, 1598 हो गया, 1498। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर जो स्पीड जो होती है वो 1498 मीटर पर सेकंड होती है। नियर बाई 1500 यही है, नियर बाई 1500 यही है, 1598 नियर बाई थोड़ी ना होगा, 1500 की नज़दीकी मैंने आपको बताया था, तो 1500 की नज़दीकी, ठीक है। 1450 भी हो सकता है, लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस पर देगा, यहाँ पर आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है, तो वैल्यूज को बढ़ा घटा सकता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैट सर्च आउट प्रे, यानी कि जो आपके चमगादड़ जो होते हैं वो अपने शिकार को जो है सर्च करते हैं, एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय इमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ विच टाइप ऑफ साउंड वेव। देखिए ऐसा है कि एक जो ये जू है बैट्स, चमगादड़ जो है, ये अल्ट्रा जो वॉयलेट साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सी होती हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो साउंड जो है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और इन्हीं अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू ही आपका कौन बैट जो है फ्लाई करता है। देखिएगा ये आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये सीधी जाएंगी, जाकर अगर किसी जगह पर टकराई और टकरा कर अगर वापस आई तो बैट समझ जाएगा कि आगे कोई शिकार है या फिर आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। तो उससे अल्ट्रासोनिक साउंड से ही वो किसी भी चीज़ का अपना अंदाजा लगाएगा, चाहे वो प्रे है यानी कि शिकार है, चाहे वो उड़ने के लिए जो है अपना रास्ता देख रहा है। तो यहाँ पर जो है आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासोनिक साउंड्स, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो नेटवर्किंग में इनका प्रयोग किया जाता है, समुद्र के अंदर जितनी भी चीज़ों को देखा जाता है जिनको हम सोनार बोलते हैं, सोनार के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। एयरक्राफ्ट जितने भी उड़ते हैं रडार के थ्रू उड़ते हैं, तो रडार में भी इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी चिमनियों को साफ करने में, ड्राई क्लीनिंग में, बहुत सी चीज़ों में जो है अल्ट्रासोनिक साउंड का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगर मैं बात करूं फ्रिक्वेंसी की, तो फ्रिक्वेंसी बेस्ड जो साउंड जो होती है वो 3 टाइप की होती हैं। एक तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, ये हमें सुनाई नहीं देगी, इसको केवल चमगादड़ ही सुन सकता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है इसकी। और दूसरी जो एक साउंड होती है सोनिक, सोनिक सोनिक साउंड जो होती है, जिसको हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं, ऑडिबल बोलते हैं, ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल, ये जो होती है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, तो ये हमें सुनाई देती है, ऑडिबल होती है, हम सुन सकते हैं। ठीक है, एक जो होती है, एक होती है इंफ्रासोनिक, इंफ्रा ये भी हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये हमारे कानों तक ही नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम की होती है। इतनी कम फ्रिक्वेंसी अपने कानों तक नहीं पहुंचेगी। अपने कानों तक पहुंचने के लिए कम से कम 500 हर्ट्ज की जो है फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए साउंड की। इतनी फ्रिक्वेंसी की साउंड ही अपने कानों तक पहुंच पाएगी। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, इससे कम फ्रिक्वेंसी की साउंड आपके कानों तक नहीं पहुंच पाएगी, तो ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। हवा में जो ध्वनि की गति जो होती है वो क्या होती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ 332, 343, तो ये आपको नियर बाई वैल्यू है। आप इनके ऊपर जो है किसी भी प्रकार की डिबेट नहीं कर सकते हो, सर 332 होनी चाहिए, 347 होनी चाहिए, क्योंकि इसने टेम्परेचर नहीं दिया है। हाँ, अगर टेम्परेचर दे दे, फिक्स टेम्परेचर दे दे, कह दे 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, तो उस टाइम पर आपको 332 करना है। अगर आपको कह दे 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, तो उस टाइम पर आपको फिक्स दिया है तो 347 करना है। लेकिन यहाँ पर कोई टेम्परेचर नहीं दिया है, टेम्परेचर नहीं दिया तो ये नियर बाई वैल्यूज मिलेंगी, इसमें गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। When did Henry Cavendish report the measurement of gravitational constant with the mass and the density of Earth? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू जो दी है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी, वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये आपकी यूनिट है, आपको यूनिट भी याद रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट। ठीक है, यूनिट जो है हम सोच लेते हैं और ये याद नहीं होती, ये यूनिट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू जो है ये किसने दी, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये हेनरी कैवेंडिश ने दी। किसने दी भैया, ये हेनरी कैवेंडिश ने दी। दूसरा क्वेश्चन, कब दी, ये आपको पता होना चाहिए, तो फैक्ट याद है, रटना पड़ेगा। तो ये जो है 1798 के अंदर जो है, जून 1798 के अंदर जो है इसको दिया गया। तो जून 1798 में जो है आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द हेनरी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन 1797 एंड 1798, ये आ चुका है, हम कर चुके हैं। हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट दिया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में इसने बताया था, और इसकी वैल्यू कितनी होगी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिएगा 6.67 लगभग नियर बाई दे रखा है इसने, तो इसका सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। हम कर चुके हैं, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ये इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और पर किलोग्राम को अगर ऊपर लेके आओगे तो माइनस जो है स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी हम इसको कर चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जो कैपिटल जी जो है आपका, उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, तो वो जो है आपकी सी यानी कि 6.67 6.75, कोई दिक्कत नहीं है, नियर बाई इसने दे रखी है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू है, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अगर आपसे कहे ना ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेविटी की वैल्यू 6.67 नहीं होगी, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। इसको आप याद रखिएगा। ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी ये होती है, मैंने ये मार्कर ले रखा है, इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये नीचे जाएगा, इसको मैं ग्रेविटी कहता हूँ। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं,
प्लेनेट होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन इतना भी अट्रैक्शन नहीं होता कि वो उनके अंदर चले जाएं, वो दूर दूर से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका याद रखना, ग्रेविटी की वैल्यू ये है, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है, जिसको हम कैपिटल जी बोलते हैं, इसकी वैल्यू ये है। तो इन दोनों वैल्यूज में भी जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन जो है वो गलत करके आ जाते हैं। हालांकि इसमें ऑप्शंस में दे नहीं रखा तो कंफ्यूजन नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच लॉ एक्सप्लेन्स अबाउट द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। टाइड्स होते हैं ज्वार भट्टे, समुद्र के अंदर जो पानी उठता है उसको हम ज्वार बोलते हैं, ज्वार भट्टे। मेनली ये जो है आपके दिन में 2 बार आते हैं ज्वार भट्टे, जिसको हम बोलते हैं। समय भी होता है इनका, वो ज्योग्राफी में आप कर लीजिएगा, लेकिन ये होते कब हैं और कैसे उठते हैं। देखिएगा, ये मान के चलो समुद्र में पानी है, ये आपका सन है, सूर्य है। सूर्य जो है अट्रैक्ट करता है किसको भी, आपके वाटर को, यानी कि सरफेस को। तो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से ज्वार आते हैं। इधर चंद्रमा भी है, चंद्रमा का भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी वजह से जो है ये ऊपर की तरफ उठते हैं। तो ये किसकी वजह से आते हैं, तो ये जो टाइड्स जो आते हैं ये आपके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से आते हैं। सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशन जो होता है उसकी वजह से ये आते हैं, सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशन की वजह से जो है ये आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ज्वार भट्टा स्ट्रॉन्ग कब होगा, वीक कब होगा। ज्वार भट्टा जो है वो स्ट्रॉन्ग कब होगा और वीक कब होगा। देखिएगा स्ट्रॉन्ग कब होगा, ये देखिएगा 3 ग्रह है मान के चलो अर्थ के अंदर, ये मान के चलो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये मान के चलो आपका सूर्य। सूर्य को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ, ये अर्थ है, ये सूर्य है भाई, सन ले लेता हूँ इसको, ठीक है, सन है। ये आपका जो है यहां पर मैं अर्थ ले लेता हूँ, ये अर्थ है, और ये यहां पर मैं मून ले लेता हूँ, मून, इसको और छोटा कर दिया। देखिएगा अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है। मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अगर देखिएगा इसका ग्रेविटेशन और इसका ग्रेविटेशन, दोनों का ग्रेविटेशन अगर ये दोनों पैरेलल में आ जाए, मान के चलो ये मून यहां पर आ जाए, ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये दोनों यहां पर आ गए, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो इस टाइम पर स्ट्रॉन्गेस्ट टाइड्स आएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ही मजबूत जो है ज्वार भट्टे आएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट आएंगे। अगर ये मून यहां ना होकर मान के चलो सूर्य यहां पर है और ये यहां पर, या फिर ये यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, ये मून हो जाए, ये यहां पर हो जाए, यानी इस टाइम पर क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये जो इनके ग्रेविटेशन जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो ज्वार भट्टे जो होंगे ये जो इस पोजीशन में जो है वीक भट्टे आएंगे, वीक जो है आपके टाइड्स आएंगे। तो आपसे पूछ सकता है ये टाइड्स जो होते हैं वो कमजोर कब आते हैं और मजबूत कब आते हैं। तो ये थे भाई आज के आपके जो है 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो है 125 क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं, किसके भी फिजिक्स से। फिजिक्स के अंदर अब जो हम कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल का जो है फैक्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका चैप्टर आ चुका है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स को कभी भविष्य में जो है या फिर क्वेश्चन आया तो इसके बारे में बहुत ही गहनता से जो है हम समझाएंगे, बताएंगे कि क्या होता है ग्रेविटेशनल और क्या होता है ग्रेविटी। इनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एक ही मानते हैं इनको, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही, समय हो गया है जाने का, तो चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद साथियों, जय भारत।